आज का बच्चों नया लेक्चर जिसमें कि हम आपको सीक्वेंस सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है जो कि स्पेशली डिजाइन किया गया है आईआईटी जेई के लिए, जेई मेन और एडवांस के लिए भी, और उसके साथ साथ उससे रिलेटेड सभी एग्जाम और तो और स्कूल एग्जाम ऑब्वियस इसी में आ ही गया। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग मुद्दों पे आते हैं और शुरू करते हैं कि बच्चों सीक्वेंस एंड सीरीज आपका टॉपिक का नाम है, आपका चैप्टर का नाम। तो सबसे पहले आपको यह जानने का दिली ख्वाहिश होगा कि सर ये सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस बच्चों सेट होता है एक डेफिनेट ऑर्डर, है ना, एक डिफाइंड ऑर्डर, है ना, विद अ रूल, एक रूल के साथ। मतलब कोई भी ऐसे आप एक नंबर लिख देते हो ना 1, 2, 3, 4, 5, ये सीक्वेंस हो गया, लेकिन इसमें एक खास रूल होना चाहिए, है ना, कोई ना कोई रूल होना चाहिए किसी ना किसी प्रकार का, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करते करते ये एक रूल पे है ना। अब इसी रूल के अंदर में जाकर के हम लोग जानेंगे कि यह हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यह हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी आपका एक रूल ही है ना, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, यानी कि सीक्वेंस में यही खासियत होता है कि रेंडमली 6, 7, 9, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 6, फिर 1, ऐसे कुछ नहीं हम लोग लिख सकते। एक न एक पैटर्न होगा, एक न एक रूल को फॉलो करेगा। ऐसे रेंडमली कुछ नहीं लिख सकते हैं, कोई भी रूल होगा। तो ऐसा कोई सीक्वेंस का अगर आप रूल नहीं फाइंड कर पाओ तो इसका मतलब कि वह सीक्वेंस नहीं है, वह एक क्रम में नहीं है, वह एक ऑर्डर में नहीं है, वो बस ऐसे ही लिखा हुआ है। तो ऐसे ही लिखा हुआ को बच्चों हम लोग सीक्वेंस में नहीं कहेंगे, है ना। सीक्वेंस में होने के लिए आप जैसे देखिएगा कि सीक्वेंस एक बड़ा अच्छा चीज है, हमारे डे टू डे लाइफ में हमेशा दिखाई देता है एक पैटर्न में, एक खास रूल पे। जैसे कि सनफ्लावर के फूल के अंदर भी देखोगे तो आपको एक प्रकार का सीक्वेंस मिलेगा, है ना। आप नेकलेस के अंदर देखोगे तो आपको मोती का एक प्रकार का सीक्वेंस मिलेगा। आप बच्चों पेड़ पौधा में, नेचर में देखोगे तो पेड़ पौधा में हर पत्ते का एक सीक्वेंस मिलेगा। हर पत्ते, सबसे बड़ा मैथमेटिशियन कहा जाता है ना बच्चों नेचर को, सबसे बड़ा मैथमेटिशियन नेचर। इतने खास प्रकार से वह डिजाइन करते हैं पत्तों को, इतने खास प्रकार से वो अरेंज करते हैं कि ईच एंड एवरी पत्तों पे पूरे 24 घंटा में किसी ना किसी टाइम में सनलाइट मिल ही जाए। इसीलिए एक ऐसे यानी एक दूसरे को कोई ढक करके नहीं निकलता है, और इन सब में देखा जाता है एक प्रकार का सीक्वेंस, है ना। तो सीक्वेंस तो बहुत ही महत्वपूर्ण किसी भी प्रकार का, लाइक ये भी मान के चल लेते हैं हम लोगों का दिमाग सिर्फ एपीजीपी एचपी पे जाके रुकता है, नहीं, एपीजीपी एचपी पे नहीं, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। जैसे कि 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये भी एक प्रकार का सीक्वेंस है। अब ये एपी में है, जीपी में, इसकी बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन एक ना एक प्रकार का यह भी एक सीक्वेंस। क्लियर है, छोटी सी बात। दूसरा नंबर बच्चों की सीक्वेंस एक फंक्शन होता है। यस, बड़ा अद्भुत बात कि बच्चों सीक्वेंस एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन जो होता है इज अ सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर। यानी कि ऐसा कभी भी आप देखे होंगे ना सीक्वेंस, तो सीक्वेंस आपको इस प्रकार से मिलता होगा tn इज इक्वल टू, है ना, n²/2, tn इज इक्वल टू n²/2, ये कोई हमारा सीक्वेंस है। तो इसका डोमेन जो है ना, डोमेन यानी कि ये फंक्शन ऑफ n है। यस, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सीक्वेंस एक प्रकार का फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ n है। तो आपको n के जगह पे 1 रखना है, तो जैसे ही आप n के जगह पे 1 रखिएगा तो 1/2 हो गया, 2 रखिएगा तो आपका बच्चों 4/2 हो गया, 3 रखिएगा तो 9/2 हो गया, 4 रखिएगा तो 16/2 रखिएगा। यानी कि एक प्रकार से यह सीक्वेंस जो है वो एक प्रकार का फंक्शन होता है। क्लियर हुआ। अब कोई भी फंक्शन हो सकता है। अभी हम n²/2 मान लिए, कभी n+1/2 मान लेंगे, कभी n मान लेंगे, कभी n³ मान लेंगे, किसी भी प्रकार। हाँ, जहां पे कि हमारा n जो होगा उसका जो डोमेन होगा वह डोमेन में खाली एक नेचुरल नंबर रखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू इनफाइनाइट तक चलते चले जाते, कोई नेचुरल नंबर, है ना। तो ये बात बिल्कुल समझ में आ रहा है कि सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर। क्लियर है बच्चों यहां तक की बात। अगली बात, तो ये सब मुद्दा आसान है, आप समझते हो। अब सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन को समझते हैं। अगर आपका इफ a1 a2 a3 डॉट 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 an आपका सीक्वेंस है, ठीक है बच्चों, a1 a2 a3 a4 ऐसे करके हम कोई भी नंबर को लिख देते हैं, कोई भी टर्म को लिख देते हैं, किसी भी चीज को लिख देते हैं, किसी फंक्शन को लिख देते हैं। ये इस प्रकार से a1 a2 a3 डॉट 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 a4 फिर an तक अगर आपका ये एक सीक्वेंस है ना, तो अगर इसी सीक्वेंस को आप प्यारे बच्चों जोड़ दो या घटा दो आपस में, तो दुनिया वाला इसको सीरीज कहता है।
क्लियर हुआ ये बात कि सीरीज किसको कहा जाता है, सीक्वेंस क्या किसको कहा जाता है ना, इसी को हम लोग सीरीज कहते हैं, ठीक है, या फिर प्रोग्रेशन कहते हैं। सहमत? तो ये चैप्टर का जो हमारा नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, ये समझते हैं। अब इसमें एक खास बात आते हैं, प्रोग्रेशन बच्चों। तो इस सीक्वेंस, प्रोग्रेशन भी इस प्रकार का सीक्वेंस होता है, एक सीक्वेंस जिसमें हर एक टर्म एक खास रूल को फॉलो करे, हर एक टर्म, हर एक अगला टर्म ना पिछले वाले रूल को फॉलो करते हुए अपना आगे का टर्म बनाएगा, उसको प्रोग्रेशन कहते हैं। सिंपल है, एक कांस्टेंट रूल को। तो प्रोग्रेशन बेसिकली बच्चों 5 प्रकार का हम आपको सिखाने वाले हैं, समझाने वाले हैं। पहला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और तीसरा बच्चों हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और चौथा अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन, और पांचवा आपको मिसलेनियस प्रोग्रेशन। मिसलेनियस में बच्चों थोड़ा स्पेशल टाइप के प्रोग्रेशन पे चर्चा करें। तो हम लोगों का असली मुद्दा है कि इन 5 पॉइंट को तो अच्छे से जानना ही जानना, उसके बाद बच्चों उसके डेप्थ में जाना, उसकी गहराई को समझना, और तब जाकर के देखना कि भाई कितने अच्छे अच्छे बातें यहाँ पे बन सकते हैं और किए जा सकते हैं, है ना। तो प्रोग्रेशन आपको एक एक करके हम बताएंगे। जैसे पहले अगर हम आपको शुरू भी करवाएंगे तो एपी बताएंगे डिटेल में, फिर अर्थमेटिक मीन बताएंगे, फिर जीपी बताएंगे, फिर ज्योमेट्रिक मीन, फिर एचपी, फिर एचएम, इस प्रकार से एक एक चीजों को डिस्क्राइब करने वाले हैं, है ना। मिसलेनियस में बड़ा गजब होगा, हर तरह के, यह ना एपी होगा, ना जीपी होगा, ना एचपी होगा, ना एजीपी होगा, एक अलग टाइप का प्रोग्रेशन होगा, है ना, इसीलिए इसको मिसलेनियस नाम दे दिया। ओके, तो अब चलते हैं, कुछ हम आपको बात बताते हैं कि कैसे सीक्वेंस जो है ना वो एक फंक्शन है, सीक्वेंस एक रूल है। तो आपको वो रूल पहचानना है बच्चों, आप पहचानिएगा। हम आपको क्या करेंगे, सीक्वेंस लिखेंगे और आपको उसको एन का फंक्शन बनाना है, या फिर उस रूल, उस सीक्वेंस को, उस सीरीज को बच्चों आपको एक रूल में ढालना है, कोई ना कोई रूल में होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि अगर हम आपको किसका बच्चों, हिट एंड ट्रायल, सर इसका पर केवल हिट एंड ट्रायल से ही ना सर बना सकते हैं। यस, पैटर्न, फाइंड पैटर्न, ऑब्जर्वेशन, यस यस, और कोई रूल नहीं, देख करके, सोच करके, समझ करके लिख लेंगे, वापस से क्रॉस चेक कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपको चलिए 1 2 3 4 5 दे दिए, है ना, ऐसे डॉट डॉट डॉट, तो इसका nth टर्म क्या होगा, nth टर्म, ये सोचो। बिल्कुल सही बात। तो ये तो बड़ा ही आसान दे दिए बच्चों हम, nth टर्म जो होगा ये आप बड़े ही आराम से बोल सकते हो, n हो गया। अब दूसरी बात अगर हम आपको दे दिए तो आपको सोचना हो, 1 2 3 टर्म से पकड़ने आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको 1 दे दिए, 3 दे दिए, 5 दे दिए, 7 दे दिए, 9 दे दिए, तो बताइए इसका nth टर्म क्या होगा। जहां पे आपको हम साफ साफ बता देते हैं बच्चों की n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, n जो है वो आपको एक नेचुरल नंबर ही रखना है हर बार। तो बताइए क्या रखिएगा, 1 3 5 7 9, यानी कि ऑड नंबर को लिखने का क्या nth टर्म होगा। यस, बिल्कुल सही। तो आप जैसे ही किसी सीक्वेंस को देख लो और उसको जनरलाइज कर लो, यानी कि आप उसको समझ गए, उसको आप क्रैक कर लिए, उसके बारे में आपको जानकारी हो गई। अब इसी में से एक दो खास निकलेगा, एक दो खास प्रकार की चीजों को कुछ खास नाम दे देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपको दे दिए 1 2 4 9 16 डॉट डॉट डॉट, तो आप समझ गए बच्चों कि इसका nth टर्म क्या होगा बताइए। n स्क्वायर, n की जगह पे 1 रखिएगा तो 1 आ गया, n की जगह पे 2 रखिएगा तो नहीं, ये n स्क्वायर नहीं हुआ, है ना, ये n स्क्वायर नहीं हुआ। आप समझ सकते हो, क्योंकि n स्क्वायर होता तो फिर n की जगह पे 1 रखते तो 1 का स्क्वायर, फिर 2 रखते तो 2 का स्क्वायर, 1 है फिर 2 है फिर 4, बिल्कुल ये n स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर, n टू द पावर n माइनस 1, n टू द पावर n माइनस 1, n की जगह 1 रखेंगे, फिर n की जगह पे हम लोग 2 रखेंगे, फिर n की जगह पे हम लोग 3 रखेंगे, तो 3 रखेंगे, यस, तो 3 रखेंगे तो 9 आ गया। नहीं बच्चों, ये गलत हो गया। हम ये सीक्वेंस एक, अब आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि हम इस खास क्रम में एक नहीं लिखे, एक ऐसा नंबर डाल दिए जिससे कि पूरा नियम गड़बड़ा रहा है ना, और वह नंबर है आपका ये। अगर हम आपको सिंपल दे दें 1 4 9 6, तो आप ये समझोगे कि सर उस नंबर का स्क्वायर है,
यानी कि n का स्क्वायर है। n की जगह 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे और हर एक नेचुरल नंबर को रखते चले जाएंगे, है ना। अच्छा, अगले रूल को पकड़िएगा। अभी तक तो बहुत ही आसान आसान दे रहे हैं। अगला जरा आप हमें बताइएगा, 1 दे देते हैं, कॉमा 2 दे देते हैं, फिर 4 दे देते हैं, फिर 8 दे देते हैं, फिर 16 दे देते हैं। अब बताइए, सोच समझ के दिए। जो भी नंबर सोचिएगा, जो भी फंक्शन बनाइएगा, उसको देख लेना वापस से रख करके, पुट करके कि बच्चों वो होता है या नहीं होता है। 2 to the power n minus 1। वेरी गुड, 2 to the power n minus 1, बिना किसी संदेह के। यही आपका दिमाग चलाना है पहले से। अच्छा, अगला बताइए, अगर हम आपको 1 दे दिए, कॉमा 1/3 दे दिए, कॉमा 1/9 दे दिए, कॉमा 1/27 दे दिए, डॉट 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 आगे बढ़ गए, तो बताइए क्या लिखिएगा। पर 1/9 हाँ बिल्कुल, 1/3 to the power n minus 1 लिखिएगा। n minus 1 देख लीजिए, क्योंकि n की जगह पे 1 रखिएगा, 1 आ गया, 2 रखिएगा, 3 आ गया, 3 रखिएगा तो 9 आ गया, है ना, 4 रखिएगा तो 27 आ गया। अच्छा, बहुत बढ़िया, आप ये 4 धीरे धीरे पहचानते जा रहे हो, बताते जा रहे हो। अब अगर आप ये पहचानते जा रहे हो तो जरा इसको पहचानिए। 1, 1/3, 1/5, 1/7, डॉट डॉट डॉट। बताइए, तो डिनोमिनेटर में ऑड नंबर है। और 1/2 n minus। बिल्कुल सही जवाब। चलिए, तो आपको अब ये बात समझ में आ गया कि कैसे किसी सीक्वेंस को, तो ये जो भी है बच्चों, ये एक खास रूल को फॉलो कर रहे हैं। कभी n वाले को, कभी 2n-1 को, कभी n, इन सभी चीजों को सीक्वेंस कहते। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद जरा ये बताना वैभव कि अगर हम आपको 1 दे दिए, फिर 2,2 दे दिए, फिर 3,2 का स्क्वायर दे दिए, फिर 4,2 का क्यूब दे दिए, डॉट डॉट डॉट, तो बताइए इसका nth टर्म क्या होगा? सोच के बताइए। 1 2 3 4 है, यानी कि सर 1 2 3 4 यानी n इंटू 2 to the power n minus 1। 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, यानी एक घट करके बोल रहे हो। तो बच्चों, दीज आर कॉल्ड सीक्वेंस। इसी को दुनिया वाला सीक्वेंस कहता है। एक खास रूल है ना सब में, बिना रूल का ऐसे रेंडमली कुछ लिख दीजिएगा, उसको सीक्वेंस नहीं कहते, है ना। तो अब हम लोग बेसिकली बात करेंगे बच्चों nth टर्म ऑफ प्रोग्रेशन की, है ना। nth टर्म ऑफ प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है बच्चों tn, मतलब nth टर्म, और उसी टर्म का सम जो होता है बच्चों क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं sn से। और sn बेसिकली क्या होता है, जितने भी टर्म दिए हुए हैं उन सभी टर्मों का जोड़, चाहे आपको 1 से लेकर के r तक जो दिया हुआ है जितना भी। बच्चों बड़ा ही मजेदार है, और खासकर आप सभी बच्चों कैलकुलस पढ़ चुके हो, तो हमको बड़ा मजा आएगा इंटीग्रेशन दिखाने में इस सीक्वेंस एंड सीरीज वाले चैप्टर में। और एक अच्छा काम कर चुके हो आप कि आप ना बच्चों इंटीग्रेशन पढ़ चुके हो। हाँ, इंटीग्रेशन और समेशन में अंतर क्या है? इंटीग्रेशन और समेशन में अंतर, इंटीग्रेशन और समेशन में अंतर है बच्चों, है ना। जो कि हम ये समेशन को, है ना, इस समेशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे एक वक्त आएगा तो, और उसमें क्या क्या चेंजेस करेंगे वो हम आपको सिखाने वाले होंगे इस क्लास के लास्ट तक तो जरूर। यानी कि इसी समेशन को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे इंटीग्रेशन, है ना, और वो कितना मजा आएगा और क्या बनेगा, और आपको कैलकुलस और सीक्वेंस सीरीज को जब मिला देंगे तो क्या चीज बन सकता है ये आपको समझ में आ जाएगा, इसकी इंपॉर्टेंस, है ना, जरूर बताएंगे। अच्छा, तो आपको ये बात समझ में आ गया कि बच्चों समेशन ऑफ एन टर्म जो हो गया, है ना, वो हर एक टर्म का जोड़ हो गया, हर एक टर्म का सम, उसको एसएन से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी बात बच्चों हम आपको बताना चाहेंगे, है ना, ये केवल और केवल बच्चों किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये अप्लाई नहीं होता है ना। यह हम लोगों का जो बात है मान के चल लेते हैं कि सिंपल सी बात, अगर एन टर्म दे रखा है ना, तो जीपी में तो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल एपी की ही बात हम लोगों को करना होगा बच्चों, है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहां पे लिख लेते हैं क्योंकि जीपी में नहीं होने वाला, ठीक है। तो अगर मान के चल लीजिए बच्चों कि हमें
तीन टर्म का जोड़ जो है, इसका मतलब आप समझते हो ना कि T1 प्लस T2 प्लस T3 होगा। मतलब तीनों टर्म को निकाल करके तीनों का जोड़ देना, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म, इसको कहा जाता है। और अगर बच्चों आपको कभी, है ना, मान के चलिए हम चार टर्म दे दिए, तो आप ये बात समझ गए कि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस का T4। अब एक खास बात समझिएगा जो कि हम आज ही बता रहे हैं, अगर बच्चों आपको चौथा टर्म निकालना पड़े और आपको सम का फॉर्मूला दे दे, चौथा टर्म निकालना पड़े और आपको सम का फॉर्मूला दे दे, Sn इज इक्वल टू दे दे, तो आप चौथा टर्म समझ सकते हो कि सर हम ना इन चारों टर्म को जोड़ देते हैं और उसमें से इन तीन टर्म को जोड़ करके घटा देते, यानी कि सम ऑफ 4 माइनस सम ऑफ 3 टर्म कर देते हैं, तो अंतिम वाला टर्म बच जाता है ना। इसी को जनरलाइज करके क्लास 10th में बच्चों हम लोग लिखे थे कि Tn इज इक्वल टू जो होता है वह Sn माइनस S ऑफ n माइनस 1 होता है। एग्री और नॉट एग्री, ये एक प्यारा सा फॉर्मूला। गजब की बात सब होगी बच्चों, कैलकुलस भी दिखाएंगे, फंक्शन भी दिखाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी दिखाएंगे। तो सीक्वेंस एंड सीरीज बच्चों एक अलग ही मुद्दों में जाएगा जब आप हर चीजों को जान जाओ। अब अभी हम आपको बताएं सबसे पहली बात कि अगर आपको हम कोई सीक्वेंस दे दें तो वह किस रूल पे फॉलो हो रहा है, किस रूल को फॉलो कर रहा है, यानी उसके nth टर्म के बारे में आप बता सकते हो, nth टर्म बता सकते हो। और ये बात अब बहुत आसान हो जाएगा कि अगर हम आपको बोले कि सीक्वेंस लिखो जिसका nth टर्म दिया हुआ है ना, मान के चलिए अगर हम आपको दे दिए कि मान के चलिए सीक्वेंस लिखिए जिसका nth टर्म दिया हुआ है, क्वेश्चन दे रखा है राइट डाउन सीक्वेंस हुज nth टर्म इज 2n अपॉन n। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। 2n अपॉन n का सीक्वेंस बच्चों क्या होगा, है ना, या किस सीक्वेंस का एक nth टर्म है, या किस सीक्वेंस का रूल है। और दूसरी बात ये समझ लेना है कि 3 अपॉन 1 टू द पावर माइनस 1 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 2 ये किस सीक्वेंस पे होगा, है ना। तो सिंपल सी बात, आप इसको जानने के लिए क्या करते हो बच्चों, n के जगह पे 1 रखते हो, फिर n के जगह पे 2 रखते हो। हाँ, तो जरा n के जगह पे 1 रखिएगा तो आपको मिलेगा 2, n के जगह पे 2 रखिएगा तो आपको मिलेगा 2 अपॉन 2, 3 रखिएगा तो आपको मिलेगा 2 टू द पावर 3 अपॉन 3, 4 रखिएगा तो ये सीक्वेंस बन गया। ये कितना आसान बात हो गया। ऐसे ही डॉट 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 इसी पैटर्न को फॉलो करते चले। अच्छा, अब -1 रहेगा तो बच्चों क्या करोगे, है ना, तो 3 - 1 बटा 2, मतलब पावर n की जगह पे 1 ही रखना है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद हम लोगों को 2 रखना है, तो जैसे ही 2 रखेंगे तो यह प्लस में हो जाएगा। फिर बच्चों 3 रखना है तो यह माइनस में आ जाएगा। फिर 4 रखना है तो यह प्लस में आ जाएगा। यस, ये भी एक प्रकार का सीक्वेंस है, यानी कि 1, 2, 1, 2, 1, 2 ये भी एक प्रकार का सीक्वेंस है। ये भी एक खास प्रकार के रूल को फॉलो करता है। 1, 1, 1, 1, खाली ये भी एक खास रूल को फॉलो करता है। 2, 2, ये भी एक खास रूल को फॉलो करता है। धीरे धीरे इन सभी रूल को समझने लगेंगे, एक नाम देने लगेंगे कि चलो आज के बाद इसको हम लोग एपी कहने लगेंगे, आज के बाद जीपी कहने लगेंगे। लेकिन उससे पहले बच्चों सीक्वेंस को समझते चलना है। जरा इसके बारे में बात हमें कहिए, ये किसी सीक्वेंस का सम है बच्चों। Sn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1, है ना, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। तो इसका nth टर्म क्या होगा जरा ये बताइए, इस सीक्वेंस का बच्चों nth टर्म क्या होगा जरा ये बताइए। हो पाएगा, समझ रहे हैं बात? यस सर। ओके, 10 टर्म का सम दे रखा है, तो 10वां टर्म क्या होगा ये बताना है। तो अभी हम आपको बताए हैं कि अगर आपको 10वां टर्म निकालना है, nवां टर्म निकालना है, तो आप क्या करोगे बच्चों, n टर्म को जोड़ लोगे और उसमें से 9वां टर्म को घटा दोगे, तो ऑटोमेटिक आपको 10वां टर्म ही मिल जाएगा। अब हमें यही Tn निकालना है। बाबा Tn निकालना है तो Sn जो हमारा यही हो गया, इसके जगह पे हम लोग यही पुट कर देते हैं। और Sn 1 माइनस जो है n-1 जो है ये निकालने के लिए क्या करते हैं, हर जगह पे n-1 पुट कर देते हैं। फंक्शन के टाइप बिल्कुल ये बिहेवियर होता है इसका, n-1 माइनस का 1 और ये हो गया n-1 प्लस का 2। सहमत?
डिवाइडेड बाई 6। जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको बच्चों nth टर्म निकल गया, और हमें यही बोला गया था कि nth टर्म क्या होगा। तो जरा इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद जान लेते हैं कि हमारे को क्या मिल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, अगर हम लोग इधर से बात करें तो हमारे को n-1 मिल रहा है, और फिर बच्चों n-2 मिल रहा है, और फिर यहां से हम लोगों को n+1 मिल रहा है, डिवाइडेड बाई 6 मिल रहा है। अब सिंपल दोनों को एलसीएम लेकर के घटाने का काम करेंगे, उससे भी ज्यादा आसान बच्चों कॉमन का काम करें। क्या आया, कितना आया? 3n² + n/6। ओके, कॉमन ले लेते हैं हम जरा। कॉमन लेने में हमको ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि दोनों में बच्चों हमें कॉमन दिख रहा है n+1, है ना। n यहाँ पे +1 लिखना था, एक छोटी सी गलती बच्चों, +1। तो इससे ये खत्म हो गया, यहाँ पे केवल और केवल n बचा है। ओके, तो अब दोनों चीजों में से बच्चों हमारे पास कॉमन दिख रहा है n × n+1 डिवाइडेड बाई 6। तो सर अंदर में, ब्रैकेट के अंदर में अब आपके पास बच चुका है केवल और केवल n+2, और यहां पे बच चुका है सर आपको n-1। ओवरऑल अगर घटा उठा दे बच्चों तो यह हमारा n से n कट जाएगा और यह 3 हो जाएगा, यानी कि यह हमारा n × n+1/2 मिलेगा। सहमत और नॉट सहमत? दिस इज योर आंसर। ये हो गया सर इस जिस भी सीक्वेंस का यह सम दे रखा होगा उसका nth टर्म ये रहा। आंसर इज सर nth टर्म इज इक्वल टू n × n+1/2 बच्चों। अब यह हो सकता है एपी में हो सकता है जीपी में हो, हमको नहीं पता। हमको बस इतना पता कि यह किसी सीक्वेंस का सम होगा, उसका nth टर्म ये होगा। अब nth टर्म निकालने का क्या फायदा सर? तो बच्चों nth टर्म जैसे निकाल लेते तो उस सीक्वेंस को जान पाते हैं कि वह सीक्वेंस में कौन कौन आइटम है। तो जैसे ही आप n की जगह पे 1 रखिएगा तो आपके पास आ गया, है ना, 1 × 2/2, फिर आ गया 2 × 3/2, फिर आ गया 3 × 4/2, फिर आ गया 4 × 5/2, ... तो इस प्रकार से आप उस सीक्वेंस को भी जान सकते हैं। क्लियर हुआ? तो किसी भी सीक्वेंस का अगर nth टर्म दे रहे तो उस सीक्वेंस को भी हम लोग जान लेते हैं, है ना। उसके पहले nth टर्म को जानते हैं, फिर उस सीक्वेंस को जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बच्चों आते हैं। अभी एपीजीपी पढ़ाने से पहले सीक्वेंस के बारे में आपको बताना। ये देखिए क्या है, Sn is equal to 3n² + 5n, then which term is 164? पता चल रहा है? अब हमको नहीं पता है ये सीक्वेंस एपी में है कि जीपी में है कि पता नहीं किस में। ये बस एक सीक्वेंस का सम है, और आपको कह रहा है कि कौन सा टर्म 164 के बराबर। कर सकते हैं? पहले दिन लेवल में आ चुके हैं हम। ये सर कर देंगे। ओके ओके, कीजिए प्लीज। मजा आ रहा है ना ऐसे शुरू करने पे? हमको पता है आपको बेसिक पढ़ाएंगे आप बोर हो जाओ। हमको पता है आरएस के बाद एनसीईआरटी लेवल का पढ़ाएंगे, आप तो कहोगे हमको आता है। तो क्यों ना शुरुआत अच्छी बातों से की जाए। आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हमको क्वेश्चन में ओवरऑल ये दे रखा है nth टर्म 164, यानी कि tn दे रखा है 164। और सर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, अगर tn निकालना हो ना तो हम लोग क्या करते हैं कि Sn - S(n-1) कर लेते, यानी कि tn की जगह पे 164 लिखना चाहिए और Sn की जगह पे 3n² प्लस का 5n लिखना चाहिए, नो डाउट। और -S(n-1) की जगह पे जहां जहां n है वहां पे n-1 का होल स्क्वायर, जहां जहां n है बच्चों वहां पे n-1 लिखना ही पड़ेगा। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको ये n का एक क्वाड्रेटिक मिल गया। तो बेसिकली बच्चों आपको इस n के क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है और n बराबर बताना है, तो वही टर्म आपका 64 होगा। बड़ा ही सिंपल प्यारा सा क्वेश्चन हो गया। देख लीजिए n का क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। 3n² प्लस 5n माइनस का बच्चों होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं तो n² हो गया, माइनस का
6n हो गया प्लस का 1 हो गया प्लस 5n हो गया माइनस का 1 हो गया। अगर हम लोग इसको है ना सिंप्लीफाई करें तो आप साफ साफ देख सकते हो कि n स्क्वायर से n स्क्वायर कट चुका है ना, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट चुका है, यानी कि हमारे पास 5n बचा माइनस माइनस प्लस का 6n बचा माइनस 1 बचा और माइनस 5n बचा है ना, माइनस 5n। सही है बच्चों। और उसके बाद फिर माइनस माइनस प्लस का 1 बचा। अब 5n से 5n आपका कट गया और ये 1 से 1 भी आपका कट चुका है। क्लियर है। तो ओवरऑल आपके पास बच चुका है 164 और 6n, यानी कि क्वाड्रेटिक नहीं बना। बनते हुए तो दिख रहा था लेकिन क्वाड्रेटिक बनते बनते रह गया, नहीं बन पाया। तो n इज इक्वल टू बच्चों, हाँ बोलिए सर। नहीं कटेगा सर, 162 आ रहा था सर मेरा। 162 आ रहा है तो कह रहा है विच टर्म इज 164। तो एक बार कैलकुलेशन मैच कर लेते हैं बच्चों। n स्क्वायर 5n n माइनस 1 का स्क्वायर 5n माइनस 1 3n स्क्वायर 5n n स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6n प्लस का बच्चों 3, ये रहा गलती यहां पे प्लस का 3 और यहां पे भी गलती रहा माइनस का 5। थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से बच्चों आंसर नहीं आने पे रेडी हो गए, है ना। तो ये 6n हो गया और ये माइनस माइनस 3 हो गया हमारा, और ये बच्चों माइनस माइनस प्लस का 5 हो गया। अब सहमत, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। ओवरऑल ये हो गया हमारा 2 और इधर चला गया 162 बच्चों कटता है क्या n से 6 से, कितने बार में कट गया 27, यानी कि 27वां टर्म बच्चों इस यह जो भी सीक्वेंस हो, जो भी सीक्वेंस का सम दे रखा होगा उसका 27वां टर्म 164 होगा। एग्री। चलिए अब ये बात आप जैसे ही समझ गए है ना, तो हम लोग जरा इसकी बात करते हैं। देखिए जरा यहाँ कैलकुलस लगते हुए दिखाई देगा कि नहीं, मजा आ जाए। सम दे रखा है तो कहता है देन इट सम कैन नॉट बी ग्रेटर देन, इसका सम बच्चों है ना किससे बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि इसका सम मैक्सिमम बताना है। इसका सम जो होगा ट्राई कर सकते हैं है ना। अगर x मान लीजिएगा तो फंक्शन ऑफ x बन जाएगा, लेकिन हम तो बड़ा ही टिप सा मेथड बेसिक कॉन्सेप्ट पे आपको इस सवाल से डील कराना सिखा देते हैं कि आप कहोगे हाँ चलो ठीक है, हंसी आ गया सर, इतना आसान था क्यों। ओके तो आपको बेसिकली एसएन का फॉर्मूला दे रखा है, एसएन सम है ना, सम दे रखा है आपको 6n डिवाइडेड बाय n प्लस 1। अब आपको यह देखना है बच्चों कि यह इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अगर आप n की जगह पे 1 रखिएगा तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा। अगर आप n की जगह पे 2 रखिएगा तो क्या मिलेगा इंक्रीजिंग, यानी कि इसका जो सम होगा बच्चों वह n जितना बड़ा रखिएगा उतना बड़ा आएगा सर, है ना। यानी कि सिंपल बात ये कह लीजिए कि सर आपको n के जगह पे जितना बड़ा से बड़ा नंबर रख सकते हैं वो रख दीजिए, यानी पुटिंग मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम n रख दीजिए। मैक्सिमम n रखने का मतलब क्या हो गया बच्चों, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n इनफाइनाइट से बड़ा तो कोई नंबर नहीं हो सकता है। तो सिंपल क्या कर लेते हैं ना, इस सीक्वेंस से बच्चों n पुट कर लेते हैं। अब आप कहोगे कि सर हम लोग n नहीं पुट कर सकते, n पुट करने के लिए सर हमें लिमिट लगाने पड़ेंगे। यस प्यारे बच्चों, n पुट करने के लिए हमें लिमिट लगाने पड़ेंगे, यानी कि सम एस n इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, जो कि हो गया 6n डिवाइडेड बाय n प्लस का 1। यानी कि ओ माय गॉड, अब मजा आया ना सर कि सीक्वेंस एंड सीरीज में लिमिट के क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। अब n के जगह पे बच्चों आप ज्यादा से ज्यादा क्या रख सकते हो इनफाइनाइट, और आपको पता होगा लिमिट सॉल्विंग में कि अगर न्यूमरेटर का डिग्री और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम हो जाता है तो बच्चों कॉफिशिएंट अपना दान में देता है, यानी कि लिमिट जो है होगा बच्चों हम लोगों का वह 6 होगा।
यानी कि Sn की जगह पे जब आप इनफाइनाइट पुट करोगे तो यह 6 आएगा, यानी कि इसका जो सम है बच्चों वह 6 से बड़ा नहीं हो सकता है। क्लियर हुआ? छोटी सी बात प्लीज बताइएगा। सर मैक्सिमम मिनिमम से बना सकता है सर कि नहीं? मैक्सिमम मिनिमम इस फंक्शन को एफ एक्स के टर्म में मानेंगे, फिर उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि यह फंक्शन मैक्सिमम है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। यस, मजा आया देख के? अगले पे चलें। अब चलते हैं बच्चों अगले पे। जब आपको ये समझ में आ गया कि इसका सम 6 होगा, 6 से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो अब हम लोगों का वक्त है बच्चों एपी पे आने। एक खास प्रकार का सीक्वेंस जो एक नियम में बांध देंगे, एक छोटा सा चीज, एक खास पैटर्न आप में से हर एक बच्चा बहुत अच्छे से जानता है। भाई एपी किसको कहते हैं? एक ऐसा सीक्वेंस की सर जिसमें ना हर टर्म में एक खास नंबर जोड़ने से अगला टर्म बने, है ना, जो कि हर बच्चा जानता है कि अगर सर हम क्या कर लेते हैं, चौथे टर्म में से तीसरे टर्म को घटाएं, तीसरे टर्म में से दूसरे टर्म को घटाएं, दूसरे टर्म में से पहले टर्म को घटाएं, तो यह सब एक हमेशा कांस्टेंट होगा और वह बराबर होगा जिसको दुनिया वाला कहता है कॉमन डिफरेंस। एक खास प्रकार के सीक्वेंस, एक खास प्रकार के प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अब हम लोग समझने वाले हैं। क्लियर है? जिसका डेफिनेशन आप जानते हो कि ये सीक्वेंस इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन व्हेन डिफरेंस ऑफ टर्म एंड इट्स प्रीवियस सम रिमेन्स कांस्टेंट। हमेशा सेम रहना, हमेशा कांस्टेंट रहना। दिस डिफरेंस इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। बच्चों हम आपको बता रहे हैं बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर पहला टर्म ए है तो दूसरा टर्म आप जानते हो कि इसमें सर कोई डिफरेंस जोड़ोगे, कोई नंबर जोड़ोगे तो दूसरा टर्म मिलेगा, फिर अगर आप इसमें एक और डी जोड़ दोगे तो तीसरा मिलेगा, फिर और जोड़ दोगे तो चौथा मिलेगा। ऐसे करते करते सर अगर आप एनवा निकालना है तो आपको एक घटा करके एन माइनस डी लिखना है, जिससे कि पैटर्न को फॉलो करते हुए बाय ऑब्जर्वेशन के किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म जो होता है वह a प्लस एन माइनस वन इंटू का डी होता है। क्लियर है बच्चों? a प्लस वन इंटू का एन माइनस डी होता है। ये किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म होता है। उसके बाद बच्चों हम आपको बता दें कि किसी भी अर्थमेटिक का nth टर्म, जिसमें आप a जानते हो, फर्स्ट टर्म कहते हैं, n आपका नंबर ऑफ टर्म होता है और d कॉमन डिफरेंस होता है। ओके, अगर हम लोग छोटे छोटे पॉइंट से डिस्कशन करें तो दिस इज द बच्चों डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड दिस इज बच्चों जनरल टर्म। और अगर आपको बच्चों जनरल टर्म nth टर्म फ्रॉम एंड पूछा जाए, nth टर्म फ्रॉम एंड, एंड से nth टर्म आपसे हम अगर पूछें, है ना, तो nth टर्म बताइए तब क्या होना चाहिए? लास्ट टर्म को l मान लेंगे, फ्रॉम एंड, तो लास्ट टर्म को बच्चों हम लोग n मान लेंगे। तो अगर आप समझ रहे हैं कि पहला टर्म a होगा, दूसरा टर्म a प्लस डी होगा, तीसरा टर्म a प्लस टू डी होगा, ऐसे करते 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 बच्चों लास्ट टर्म अगर l होगा तो इससे जस्ट पहले क्या होगा? l माइनस डी होगा, और इससे जस्ट पहले क्या होगा? l माइनस टू डी होगा, इससे जस्ट पहले क्या होगा? l माइनस थ्री डी होगा। तो वही हम लोग nth टर्म एंड से, जिसको t डैश n का नाम देते हैं, तो यह क्या होना चाहिए? l माइनस n माइनस वन इंटू का d होना चाहिए। आ रही है बात समझ में कि अंत से, है ना, nth टर्म का फॉर्मूला बच्चों क्या हो जाएगा? l माइनस n माइनस वन इंटू का d। क्लियर हुई मेरी बात? सिंपल सी बात। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 10th में आप पहली बार जान चुके हो, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? आगे बढ़ते हैं, जरा अगले पॉइंट पे आते हैं। अब जरा मुद्दों पे ला देते हैं, क्योंकि ये सब बात आपको पता है। किसी भी अर्थमेटिक टर्म का बच्चों nth टर्म का जो सम होता है वह n बाई टू इंटू का 2a प्लस एन माइनस वन इंटू का d होता है। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ये ना जाने आप कितने बार और कितने तरीके से देख चुके है ना। एक दो तरीका और बचा हुआ है जो कि कभी कभी दिखाते रहेंगे, ज्योमेट्रिकल प्रूफ, है ना, जो कि काम का नहीं होता, बस देखने में वाह मजा आ गया,
ऐसा भी होता है, लेकिन जो एग्जामिनेशन पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। ऐसे रेक्टेंगल डब्बा बना बना के जोड़ जोड़ के बता देते हैं हम। अब जरा बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। आप लोगों में से हर एक बच्चे को पता है कि अगर A1 A2 A3 डॉट 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 AN अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो अगर हम लोग उसमें किसी कांस्टेंट को जोड़ दें या किसी कांस्टेंट को बच्चों घटा दें तो वह भी AP में ही होगा। क्लियर कट बात, बड़ा ही सिंपल फंडा। प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट क्लियर है। अगर A1 A2 A3 डॉट 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 AN आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है और किसी खास 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 कांस्टेंट को बच्चों आप अगर आप उसमें से जोड़ दो या घटा दो तो भी वह AP में ही रहेगा। सहमत। दूसरी पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। सेकेंड पॉइंट कहता है कि अगर आपका कोई A1 A2 A3 डॉट 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 AN AP में है और अगर आप उसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हो तो भी बच्चों वह AP में ही होगा। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि अगर आप उसमें किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर देते हो तो भी वह AP में ही रहेगा। बड़ा ही सीधा सादा आसान शब्दों। क्लियर है ना ये छोटी सी बात। अगले बात पे चलते हैं बच्चों, जरा ध्यान फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा कि ये तीसरा जो भी हमारा पॉइंट है, चौथा पॉइंट ये क्या कह रहा है। चौथा पॉइंट कह रहा है कि अगर आपका A1 A2 A3 डॉट 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 AN अगर AP में है तो अगर आप पहले और अंतिम टर्म को जोड़ दिए, दूसरे और सेकेंड लास्ट को जोड़ दिए, तीसरे और थर्ड लास्ट को जोड़ दिए तो वह हमेशा एक कांस्टेंट आएगा AP में। ये सब जो भी बात हो रही है, ये सब जो भी बात कह रहे हैं बच्चों, हम लोग AP की ही बात कर रहे हैं। यानी कि सम ऑफ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज रिमेन्स कांस्टेंट बच्चों, क्योंकि AP में पहला टर्म और दूसरा टर्म, पहला टर्म और लास्ट टर्म, सेकेंड लास्ट टर्म और सेकेंड टर्म एंड सेकेंड लास्ट टर्म, इन सब का सम बच्चों एक कांस्टेंट आएगा और वह बराबर हो। हाँ या ना बताइए। अगले बातों पे जरा चले। पांचवा नंबर पॉइंट बच्चों, आपको दो AP दे रखा है, A1 A2 A3 डॉट 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 A1 एक AP में है, B1 B2 B3 डॉट 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 AN अगर AP में है तो आपसे हम पूछना चाहेंगे, देन बच्चों आप हमें बताइए कि अगर A1 प्लस B1 कॉमा बच्चों A2 प्लस B2 फिर A3 प्लस B3 कॉमा बच्चों A4 प्लस B4, इतना बार बोलने का मतलब है कि आपको सोचने के लिए टाइम दिया गया। AN प्लस BN बताइए AP में होगा या फिर AP में नहीं होगा, सोच के बताइए। और अगर नहीं सोच पाते हैं तो हम आपको सोचवाने में मदद जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब, यह AP में होगा। और अगर बच्चों आप नहीं सोच पाते तो हम आपको कैसे फील कराते, तो हम आपको प्यारे बच्चों फील कराते हैं, है ना, कि भाई कोई AP में कोई एक ले लो 1 2 3 4 5, फिर कोई दूसरा AP ले लो 2 3 2 4 6 8 10 और दोनों को जोड़ दो तो AP में आएगा। दूसरी नंबर बात इसी में पूछना चाहेंगे, अगर इसको बच्चों घटा देंगे तो बताइए अंश AP में होगा या बदल जाएगा, AP में नहीं होगा, बताइए। तो ऑल्सो सर ये भी AP में ही होगा, है ना, बिल्कुल सही बात। अगले पॉइंट पे चलते हैं बच्चों कि अगर हमें एज्यूम AP को एज्यूम करना पड़े, यस, अगर प्यारे बच्चों ये तीन टर्म को आपको एज्यूम करना हो AP का, तो आपको इन बात का ध्यान रखना है कि आपको कम से कम वेरिएबल अगर आपके क्वेश्चन में आए बच्चों तो आपको सॉल्व करने में आसानी होती है। तो आपको सिंपल सी बात है ना कि दूसरे में से पहले को घटाएं, पहले में से दूसरे को घटाएं, सेम आ जाए तो वह AP में होता है। तो जब कभी भी आपको तीन टर्म AP में मानना हो तो आप बच्चे A माइनस डी कॉमा A और A प्लस डी एज्यूम करना चाहिए। इससे यह फायदा होगा कि तीनों का तीनों टर्म बच्चों AP में। अगर चार टर्म आपको बच्चों AP में हो तो चार टर्म AP के लिए आपको क्या एज्यूम करना होगा, ये याद रखना पड़ता है। A माइनस 3D फिर बच्चों A माइनस का 2D, है ना, फिर अगेन A प्लस का 2D और बच्चों अगेन A माइनस 3D और A माइनस D और अगेन A प्लस D और उसके बाद फिर A प्लस 3D। अगर आपको चार टर्म AP में मानना हो तो आप ऐसे एज्यूम करना। अगर प्यारे बच्चों आपको पांच टर्म AP के एज्यूम करने हो कभी, तो आप इधर A से शुरू करना, फिर A प्लस डी करना, फिर A प्लस 2D करना, तीन टर्म इधर हो गए, और फिर इधर बच्चों A माइनस डी करना और A माइनस का 2D करना। आधी बात समझ में कि अगर पांच टर्म AP में एज्यूम करना हो तो फिर छह टर्म AP में एज्यूम करना होगा। तो आपको पैटर्न अब पकड़ में आ गया है, तो आप इस पैटर्न को समझे हो कि नहीं समझे, इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। फिर अगर सात टर्म आपको AP में मानने हैं
तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप पैटर्न पकड़ रहे हो तो पक्का लिख ही लोगे। तो आई होप बच्चों कि आपको ये बात समझ में आ गया कि अगर हमको 3 टर्म किसी एपी का मानना है तो क्या मानेंगे, 4 टर्म किसी एपी का मानना है तो क्या एज्यूम करेंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसीलिए हो रहा है कि ये जो चीज हमने बच्चों लिखा है ना, ये जो चीज हमने लिखा है यह एपी में है। आप घटा करके जोड़ करके देख सकते हो। ये जो चीज हमने बच्चों लिखा है यह ऑल्सो एपी में है और 4 टर्म है। और वेरिएबल की बात की जाए तो 2 ही, नहीं तो आम आदमी क्या करेगा, एबीसीडी मानेगा। 4 टर्म एपी में तो भाई 4 वेरिएबल हो जाए तो सॉल्व करने में और आपको दुख दर्द का सामना करना पड़ सकता है। ये भी एपी में है अगर आपको देखा जाए तो अगर 5वीं टर्म मानना है ना एपी में बच्चों तो 2 ही वेरिएबल में निपटा लेते हैं। अगली बात पे हम लोग जरा चर्चा करते हैं बच्चों कि अगर किसी एपी का कॉमन डिफरेंस है ना कैन बी 0, अगर किसी एपी का कॉमन डिफरेंस बच्चों है ना 0 हो गया या पॉजिटिव हो गया या निगेटिव हो गया है ना, मतलब कैन भी, अच्छा ये सिंपल एक स्टेटमेंट है, बता रहे हैं कि किसी एपी का कॉमन डिफरेंस बच्चों 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। सिंपल सी बात लिख लीजिएगा, छठा पॉइंट के तौर पे है ना, बोल रहा है भाई लिख लो, कॉपी में रहना चाहिए तो लिख लीजिएगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। अब इस पॉइंट में सर क्या बताना चाहते हैं, अब बच्चों छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो आप 10th में नहीं जान पाए, जो 10th में आप ऑब्जर्व नहीं कर पाए, वो हमको यहां दिखाने का हमारा काम। Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी हम लोग बच्चों बोल सकते हैं। तो क्या आप अगर यहां से गौर फरमा करके देखोगे बच्चों तो Tn इज इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए प्लस का एन डी माइनस डी। और अगर इसको हम लोग बच्चों सिंप्लीफाई करें तो क्या आप ये मानने के लिए तैयार हैं कि बच्चों ये हो गया हमारा एन डी है ना माइनस डी प्लस ए। इसको अगर बच्चों हम लोग लीनियर, अगर हम इसको क्या बोल दें, दिस इज लीनियर है ना फंक्शन इन एन बोले तो आप सहमत हैं कि नहीं है, एन का लीनियर है। और ऐसा सर क्यों दिखा रहे, क्योंकि अगर बच्चों कभी भी इस प्रकार से दे दिया जाए कि n+2 n+5 तो आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि यह n का लीनियर है। n का लीनियर है यानी कि यह किसी एपी का nth टर्म होगा। समझ में आ रही है बात, किसी एपी का nth टर्म होगा। इसीलिए हम आपको यहां पे लिखना चाहेंगे कि बच्चों किसी एपी का nth टर्म जो होता है वह लीनियर होता है, n का लीनियर फंक्शन होता है ना। तो भाई सम में सर आप क्या दिखाना चाहोगे, तो बच्चों हम सम में दिखाना चाहेंगे कि अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे an हो गया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे n स्क्वायर d/2 हो गया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो n d/2 हो गया। यानी कि हम आपको यहाँ पे कहना चाहेंगे प्यारे बच्चों कि दिस इज क्वाड्रेटिक इन n, यह n का क्वाड्रेटिक दिखेगा। यानी अगर ये बात आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि किसी भी एपी का अगर बच्चों एन स्क्वायर के टर्म में कुछ दे रखा है तो हमको ये समझना होगा कि अगर एन स्क्वायर आ गया यानी कि वह उसका सम का होगा, और अगर एन का लीनियर होगा यानी कि वह nth टर्म होगा। क्लियर है बच्चों। और हाँ, एन का लीनियर और एन का क्वाड्रेटिक हम आपको देखने को बोल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात देखना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में। कभी एन का क्वाड्रेटिक दिखा दिए तो समझिएगा वह उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम है, अगर लीनियर दिखा दिए तो समझिएगा कि वह क्वाड्रेटिक का अगर एन का क्वाड्रेटिक दिखा गए तो समझिएगा वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम है। ओके, अब जब इन सभी बातों को आप समझते चल रहे हैं बच्चों तो एक प्यारा सा क्वेश्चन हो जाए। 7 minus 4n is general term of AP, then बच्चों कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट, बताइए। बताया जा सकता है? Yes. ओके, सेवन -4n is general term of an AP।
तो कॉमन डिफरेंस, यानी कि सर ये जनरल टर्म है, जनरल टर्म का मतलब nth टर्म है, यस। तो अगर इसमें सर हम लोग हमें डी निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सिंपल सी बात है सर, दूसरे टर्म में से पहले टर्म को घटा देते हैं। और ये जो हमें क्वेश्चन वाला दे रखा है, ये तो हमें सर एन, बिल्कुल सही जवाब, यानी कि इसके जगह पे सिंपल अगर हम लोग रख दें बड़े ही आराम से 7 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 7 माइनस 4, तो आपको बड़े ही आराम से बच्चों पता चल गया है कि -1 और माइनस का 3 विच इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस का 2 बच्चों, माइनस का 4 होगा, गलती हो गया कहीं पे, यहाँ पे हमारा माइनस n हो गया, तो ये 4 2 जा 8 हो गया, 4 2 जा 8 माइनस 1 और फिर ये माइनस और ये 3 हो गया, यस बिल्कुल सही है बाप, -4 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? अगले पे चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको फिर से बनाना है बेसिक वाला, है ना, उसके बाद हम फिर आपको लाते हैं दो और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन के बाद। इफ बच्चों x प्लस 1 3x कॉमा बच्चों 4x प्लस 2, ठीक है, इफ x 3x नहीं दिख रहा होगा आपको, अच्छे से लीजिए, इफ x प्लस 1 3x 4x प्लस 2 आर फर्स्ट थ्री टर्म, आर फर्स्ट थ्री टर्म ओके, आर फर्स्ट थ्री टर्म इन एपी, देन बच्चों फर्स्ट फिफ्थ टर्म इज, देन फर्स्ट फिफ्थ टर्म बताइए क्या होगा, मतलब एपी बेसिकली बताना है, उस एपी का 5 टर्म बताइए कौन कौन होगा, या 5वां टर्म बताइए कौन होगा, सिंपल सी बात। तो पहले आपको एपी समझना होगा, नहीं समझ पाइएगा, बताइए जल्दी बताइए, आराम से, हाँ बताइए। जब 3 टर्म है एपी का, तो सिंपल सी बात है, एपी की बच्चों जो सबसे बेसिक बात है वो कभी नहीं बोलना है कि दूसरे टर्म में से अगर पहले टर्म को घटाएं, है ना, अगर हमारा x प्लस 1 माइनस का 3x सॉरी कॉमा और फिर 4x प्लस 2 अगर प्यारे बच्चों एपी में है, तो आप ये कभी मत भूलिएगा कि सर दूसरे टर्म में से अगर पहले टर्म को घटा दें और सर तीसरे टर्म में से अगर दूसरे टर्म को घटा दें तो यह हमेशा इक्वल है, क्योंकि एपी में है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एपी। तो दिस इज इक्वल टू बच्चों 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 4x माइनस 3 प्लस का 2 विच इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों यहां से आ गया x, तो यहां फिर घट के x आ गया और यहां पे हो गया हमारे पास x इज इक्वल टू 3। अब x जैसे 3 आ गया तो आप इस टर्म का, इस एपी का पहला टर्म जान सकते हो कि 4 आ गया, दूसरा टर्म जान सकते हो कि 12 आ गया, और तीसरा टर्म जान सकते हो बच्चों कितना आ गया, 3 रखेंगे x के जगह पे तो 12 और 2 14 हो गया, आया ना, और तीसरा टर्म बच्चों 9 हो गया। तो ये एपी का आपको मिल चुका है। तो चौथा टर्म आप देख सकते हो कि सब में 5 ऐड कर रहा है, तो जैसे ही 5 ऐड कर रहा है तो आप इसमें 5 ऐड कर दोगे और अगेन 5 ऐड कर दोगे तो बच्चों 24, दिस इज योर टर्म 5 आंसर। चिल्लर प्रश्न, लेकिन चिल्लर प्रश्न होते होते अगर एक अच्छा प्रश्न आ जाए तो बच्चों को और मजा आता है, जहां पे कि कुछ कैलकुलस की भी झांकियां दिख जाए। बच्चों बड़ा ही प्यार से एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि इफ x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर है, और बच्चों 3 का पावर 1 प्लस एक्स, यस, प्लस बच्चों 3 का पावर 1 माइनस एक्स, कॉमा बच्चों है ना a/2, कॉमा बच्चों 9 का पावर x प्लस 9 का पावर माइनस एक्स, आर इन एपी। बड़े ही प्यार से बनाइएगा, आर इन एपी, है ना। देन प्यारे बच्चों आप हमें बताइए, देन फाइंड ए, बड़ा ही मजा आएगा बना के, प्लीज ट्राई करने चाहिए।
आइए ना खास अप्रोच दिखाते हैं, बाकी जो आप कर रहे हो उससे भी कीजिएगा, मजा आ जाएगा। अगर प्यारे बच्चों आप जानते हो है ना कि ए बी सी अगर एपी में है, तो आप ये भी जानते हो कि b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी होता है, और यहां से आप ये जानते हो कि 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होता है, और 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होता है। बेसिकली ये आप जानते हो, यानी मिडिल टर्म को अगर डबल कर दें तो लास्ट टर्म के बराबर होता है। तो क्यों ना बच्चों हम लोग इसी चीजों का यूज कर लें कि 2 इंटू ए बाई 2 जो होता है वो बराबर होता है ना क्या चीजों के 3 टू दी पावर 1 प्लस एक्स प्लस 3 टू दी पावर 1 माइनस एक्स प्लस बच्चों 9 टू दी पावर एक्स प्लस बच्चों 9 टू दी पावर माइनस एक्स के। सहमत और नॉट सहमत? अब जरा इसको सिंप्लीफाई कीजिए, यानी कि a बराबर आपके पास एक गजब का फंक्शन आज दिख रहा है, जिसमें कि बच्चों आप में से हर बच्चा जान सकता है कि 3 टू दी पावर एक्स अगर कॉमन ले लिए इन दोनों में से केवल और केवल, तो 3 बाहर निकल गया और 3 टू दी पावर एक्स बच गया, और यहां बच गया 1/3 टू दी पावर एक्स। और अगर आप इन दोनों में से कुछ देखोगे कॉमन, तो आपको कुछ कॉमन नहीं दिखाई देगा, तो आप इसको खाली ऐसे लिख सकते हो। अब न जाने वैभव हम इस बातों को कितना बार हमेशा बोलते आ रहे हैं, हमेशा से बोलते आ रहे हैं बच्चों कि अगर किसी भी फंक्शन दे और उस फंक्शन का रेसिप्रोकल का सम दे तो हमेशा 0 या 0 से 2 या 2 से बड़ा होता है। ये न जाने कितने बार हम बोलते आ रहे हैं, हर बार। तो आप यहां से देख करके साफ साफ कह सकते हो कि सर ये वाला जो चीज होगा ना यह पक्का 2 या 2 से बड़ा होगा, और ये वाला भी चीज होगा सर यह भी 2 या 2 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब हमको ये सर समझ में आ गया कि यह 3 2 जा 6 से बड़ा होगा, है ना, और यह सर 2 से बड़ा होगा, यानी कि ओवरऑल वाला जो हमारे को चीज आया है वह सर 8 से बड़ा होगा। आया क्लियर होगा ये बात? यानी कि आप ये कहना चाहते हो कि सर a जो होगा वह 8 से बड़ा होगा, हाँ 8 नहीं होगा, 8 से बड़ा होगा और इनफाइनाइट तक होगा। यानी कि दिस इज योर आंसर अबाउट बच्चों ए। आया क्या समझ में? यानी कि किस क्वेश्चन को कहां पे लगा देते हैं, कहां पे भिरा देते हैं, ये आप जरूर समझ गए। ये चीज 8 से बड़ा होगा, क्योंकि 2 से हल्का बड़ा से मल्टीप्लाई करने के 6 से बड़ा होगा, और 2 जोड़ने से 8 से बड़ा होगा, 8 के बराबर नहीं हो सकता। क्लियर है हम? चलिए 1 मिनट अभी और है बच्चों, ज्यादा नहीं, आज समय बर्बाद करेंगे आपका। बताइए कौन सा टर्म निगेटिव टर्म? निगेटिव टर्म जानने के लिए आप सभी लोग ये जानते हो कि सर हम लोग क्या करते हैं, तो क्लास 10 का क्वेश्चन है ये। जो टीएन जो है अगर हमारा फर्स्ट टर्म निगेटिव आ जाएगा ना सर, यानी कि आप ये कहना चाहते हो कि लेस देन 0 आ गया, लेस देन 0 आ गया, यानी कि एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं सर। टीएन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1, और एन हमें नहीं पता है, इंटू का टी। बच्चों फिर से मिलना पड़ेगा कि आज का क्लास इतने पे ही खत्म कर दें। -2/3 ओके खत्म कर देते हैं। इस सवाल को बनाइए और अगले दिन मिलेंगे ना बच्चों, तो नेक्स्ट अवतार में मिलेंगे। यहां से आप जैसे ही सॉल्व करोगे बच्चों तो आपका n मिलेगा ग्रेटर देन 31, है ना, याद रखिएगा। अब n इज ग्रेटर देन 31, और ये तो बच्चों बड़ा ही पॉपुलर सवाल है, क्लास 10th में भी हर बार हम हमेशा कहते हैं, है ना। ये पॉपुलर सवाल भी और एक पॉपुलर फॉर्मूला की तरह भी यूज होता है। 10 सेकंड में आज की क्लास का समापन बच्चों कर देंगे। कह रहा है पीएथ टर्म क्यू है, क्यूएथ टर्म पी है, तो पी प्लस क्यूएथ टर्म क्या होगा? यस बच्चों, पीएथ टर्म क्यू है, क्यूएथ टर्म पी है ना, तो पी प्लस क्यूएथ टर्म क्या होगा? आपको याद रखना होगा 0 होता है। कैसे होता है इसको आपको खुद से बच्चों ट्राई करने ही चाहिए। हाउ एंड व्हाई। जाते जाते बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे देना चाहेंगे, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन। तो बस आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए वही पुरानी बात, हंसते